हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे हम ये वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे हमारे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। अब जैसे कि आप सबको पता है, आज हम हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे जो आप सबने कहाँ पे सुनी होगी, लेकिन अभी शायद उसमें से कुछ बातें बहुत सारे जनों को यहाँ पे पता नहीं है हमारे देश के बारे में और आज के इंडिपेंडेंस डे के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो ये इंडिपेंडेंस डे है आज का, दिस इज 74th इंडिपेंडेंस डे। हमको इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, तो 1947 का जो इंडिपेंडेंस डे था दैट वाज आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि हम हमारे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को ही सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। उसमें ही हमने मिडनाइट को हमारा जो है वो इंडिपेंडेंस डे सबसे पहला सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पे तीन बातें और तीन क्वेश्चन हर एक के दिमाग में आते हैं। सबसे पहले व्हाई 15 अगस्त, उसके बाद आता है व्हाई 1947 एंड उसके बाद आता है व्हाई मिडनाइट। और ये मिडनाइट की जो बात है यहाँ पे बहुत सारे जनों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली हम मिडनाइट को ही क्यों ये सब बातें करते हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये जो तीन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, ये तीन क्वेश्चन का जो हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं जो इसका आंसर फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको यहाँ पे हर एक बात बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाई 1947। सबसे पहले जो हमारा इंडिपेंडेंस डे तय हुआ था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमको कहा गया था, ब्रिटिश के जो सर लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने हमको कहा गया था कि हमको इंडिया को इंडिपेंडेंस हम यहाँ पे देंगे 1948 के जून में। तो सबसे पहले हर एक चीज वहां पे तय हो गई थी, पिटीशन वगैरह साइन हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 1948 का जो जून का हमारा इंडिपेंडेंस डे जो डिसाइडेड था उसको उन्होंने प्रीपोन किया। तो उसके दो मेन रीजंस थे। एक मेन रीजन था सर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको इंडिपेंडेंस सबसे पहले चाहिए था, और उसमें और एक जन का नाम आता है, वो आता है जीना साहब। तो जीना साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में यहाँ पे डिबेट था, क्योंकि जीना साहब को यहाँ पे चाहिए था एक सेपरेट इंडिविजुअल नेशन, जिसको हम अभी कहते हैं पाकिस्तान। तो दोनों के बीच में डिबेट इतना बढ़ गया कि उन्होंने ये डिबेट का जो है कंक्लूड करने के लिए गए थे सर लॉर्ड माउंटबेटन के पास। तो माउंटबेटन ने ये डिबेट से अपना छुटकारा पाते हुए ये कहा कि ये जो इंडिपेंडेंस डे हमने नेक्स्ट जून 1948 को देने वाले हैं, हम यहाँ पे अभी देंगे अगस्त 1947 में। अब दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि फिर अगस्त में उन्होंने 15 तारीख क्यों चुनी। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भगवान में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते थे। कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बुरी है, वो हर एक चीज सोच के यहाँ पे हर एक बातें इंडिया में अभी तक उन्होंने की गई थी। लेकिन अब 15 अगस्त वगैरह था, वो डेट को अपना बहुत ही एक लकी डेट मानते थे। उनके हिसाब से 15 अगस्त जो डेट थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा लकी थी, और उनको जो पिटीशन वगैरह साइन करना था और इंडिया को जो इंडिपेंडेंस ट्रांसफर करना था फ्रॉम ब्रिटिशर्स, तो वो डेट उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया, क्योंकि उनको लगता था वो मेरे लिए लकी। अब वो डेट सर लॉर्ड माउंटबेटन के लिए लकी क्यों थी, उसकी भी कुछ हिस्ट्री थी। तो उसमें सबसे पहले मेन बात ये थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यही दिन में जो है वो जो जापान था उसने सरेंडर किया था, और जापान ने जो सरेंडर किया था वो किया था ब्रिटिशर्स को। और वो ब्रिटिशर्स जो है वो उनकी जो टीम थी, वो ब्रिटिशर्स की टीम वहां पे लीड कर रहे थे सर लॉर्ड माउंटबेटन। तो वही डेट उनको वहां पे जो क्लिक हुआ कि ये डेट पे हमने बहुत बड़ी एक विक्ट्री यहाँ पे हासिल की है, तो यही डेट हम कंटिन्यू रखेंगे एज माय लकी डेट। उसके बाद फिर आता है कि हम यहाँ पे मिडनाइट पे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो मिडनाइट सेलिब्रेशन की एक छोटी सी उसके पीछे हिस्ट्री ये है कि सर लॉर्ड माउंटबेटन ने ये तो कह दिया कि हमको 15 अगस्त को हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस देंगे। तो उन्होंने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि नेहरू जी हम यहाँ पे 15 अगस्त हमने डेट यहाँ पे डिसाइड की। तो ऑन द अदर साइड पंडित नेहरू ने हर जगह पे बोल दिया कि हम 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। लेकिन एक कुछ साधुओं का ग्रुप था जिन्होंने ये जो डेट थी, ये डेट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक गलत डेट मानी इंडिपेंडेंस लेने के लिए। उनके हिसाब से ये जो दिन था वो बहुत ही अशुभ दिन था। फिर फिर यहाँ पे और एक बखेड़ा यहाँ पे खड़ा हो गया सर लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच। लॉर्ड माउंटबेटन जो अपने 15 अगस्त को अपनी एक लकी डेट मानते थे, उन्होंने वो डेट पे वो अटे रहे, और ऑन द अदर साइड पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ये बात से अटे रहे कि ये वाली डेट जो है वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से एक अशुभ पीरियड था। तो फिर उसमें कंक्लूड क्या करना है, फिर एक वहां पे कंक्लूजन आया कि हम क्या करेंगे 12 AM यानी कि हम मिडनाइट को इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। द रीजन बीइंग कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमारा जो न्यू डे बिगिन होता है वो न्यू डे बिगिन होता है 6 AM को,
और जो ब्रिटिशर्स का यानी कि इंग्लिश माइथोलॉजी उनकी भी एक हिस्ट्री, उनके हिस्ट्री के हिसाब से जो 12 AM था वहां से उनका न्यू डे शुरू होता है। तो 12 AM और 6 AM ये ऐसा पीरियड था जो अभी भी हम एक प्रीवियस डे में काउंट करते थे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो यहाँ पे सर लॉर्ड माउंटबेटन का जो कहना था 15 अगस्त वो भी यहाँ पे फुलफिल हुआ। ऑन द अदर साइड नेहरू और जो साधुओं का कहना था कि हमको एक शुभ यानी कि हमको एक अच्छी डेट चाहिए इंडिपेंडेंस लेने के लिए, तो वो वाली डेट भी यहाँ पे मिल गई। इसकी वजह से हम यहाँ पे हर एक जो सेलिब्रेशन करते हैं 15 अगस्त का वो करते हैं मिडनाइट को। हालांकि हम उसके बाद फर्स्ट अगर इंडिपेंडेंस डे छोड़ा जहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था 12 AM को, उसके बाद का हर एक सेलिब्रेशन हम वो दिन भर में कहाँ पे भी और कभी भी कर सकते हैं। अब कुछ बातें यहाँ पे हम जान लेते हैं हमारे राष्ट्रगान से रिलेटेड। जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो ये राष्ट्रगान को लेके भी अगर आपको पता नहीं होगा तो बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है इसके पीछे। तो थोड़ा शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे देखेंगे। आप सबको पता है हमारा जो राष्ट्रगान लिखा गया था वो हमारा राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बहुत ही अच्छे यहाँ पे लेखक और कवि माने जाते थे और उनको एक बहुत ही अच्छी समझ थी, एक सेपरेट हिंदुस्तान वो पहले से ही चाहते थे। तो उन्होंने ये राष्ट्रगान हमारा वहाँ पे लिखा। लेकिन बाद में ये आता है कि हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले गाया कहाँ पे गया था। नेशनल कांग्रेस की 1912 में एक मीटिंग हुई, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये सबसे पहले हमारा राष्ट्रगान गाया था। लेकिन उस पे भी बहुत सारे जन यहाँ पे असंतुष्ट थे, क्योंकि वो वाली मीटिंग जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा जो है राष्ट्रगान गाया था वहां पे जो जॉर्ज पंचम जो थे वो ब्रिटिश के अधिकारी थे बहुत बड़े, जॉर्ज पंचम भी वहां पे आने वाले थे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ब्रिटिशर्स ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐसा कहा गया था कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उन्होंने ये जो गीत गाया है जन गण मन वो गीत गाया था जॉर्ज पंचम के लिए, ऐसा उन्होंने न्यूज़पेपर में कहा गया। उसमें जो भारत का भाग्य विधाता कहा गया था वो जॉर्ज पंचम को कहा गया था। ऑन द अदर साइड जो हमारे रीजनल न्यूज़पेपर थे उन्होंने ये बात साफ डिनाई करके उन्होंने ये कहा कि जॉर्ज पंचम जो मीटिंग में आने वाले थे वहां पे बहुत ही हिम्मत से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो हमारा जो राष्ट्रगान है वहां पे प्रेजेंट किया, और जो कि जॉर्ज पंचम को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें भारत का भाग्य विधाता उन्होंने भगवान को कहा गया था। लेकिन ये हिस्ट्री को वहां पे ये हिस्ट्री बहुत लंबी चली, क्योंकि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी से ये बात पूछी गई तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो वक्त में कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब जाके हमारे राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जब हम बहुत ही नजदीक थे हमारे इंडिपेंडेंस लेने के, तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये हर एक चीज क्लैरिफाई की कि मैंने ये जो राष्ट्रगान लिखा था ये राष्ट्रगान मेरे देश के लिए लिखा था, और उसमें ये जो भारत का भाग्य विधाता मैंने कहा था वो भारत का भाग्य विधाता मैंने किसी और को नहीं, तो मैंने कहा था भगवान को। ठीक है, लेकिन पहले की सिचुएशन जो 1911-1912 की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में बहुत ज्यादा फर्क था। तो बहुत जन ये भी अभी मानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये जो गीत गाया था वो जॉर्ज पंचम के लिए गाया था। लेकिन जब उनके ऊपर से थोड़ा ब्रिटिश का प्रेशर वगैरह जो हटा उसके बाद उन्होंने ये सब चीज क्लैरिफाई की, लेकिन वो वक्त पे वो क्यों नहीं बोले, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक इतिहास है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि और एक सवाल यहाँ पे आता है कि वंदे मातरम क्यों हमारा गीत नहीं है। नेशनल कांग्रेस के हर एक मीटिंग में हर एक सेशन के अंदर वंदे मातरम जो है हमारा एक भारत का आजाद भारत तो तब नहीं था, लेकिन एक भारत का गीत बोल के हर मॉर्निंग जो सॉन्ग था वो वंदे मातरम ही था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वंदे मातरम को हमने हमारा राष्ट्रगान नहीं चुना। तो उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास वो माना जाता है, लेकिन उसके पीछे मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही रीजन थे। पहला रीजन ये था कि वंदे मातरम जो गीत था वो गाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, हर एक लैंग्वेज का, ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, तो हर एक लैंग्वेज का जो इंसान है, हर एक लैंग्वेज का इंडियन है, वो गीत को कंफर्टेबली यहाँ पे उससे गाया नहीं जा सकता था। उसके बाद जन गण मन के जो लिरिक्स थे, मतलब हर एक वर्ड था जन गण मन का, वो हर एक वर्ड से हर एक इंडियन लैंग्वेज जो है वो अच्छे से रिलेट कर पाती है और वो उसको अच्छे से गाया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे वंदे मातरम गीत ना चुन के हमने चुना जन गण मन। ठीक है, होपफुली यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपकी क्लियर हो गई है। अब मैं यहाँ पे मेरे मित्र यहाँ पे आएंगे और आपको इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, तो मैं यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू संकेत सर, आपने मुझे चांस दिया आज बोलने के लिए। तो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जिसके प्रति
हमारे हर एक भारतीय के मन में बहुत ज़्यादा इज्जत है, जिसको देखकर, जिसको लहराते हुए देखकर हमारे हर भारतीय की गर्दन जो है वो गर्व से ऊंची हो जाती है और हमारा हाथ जो है उसे सैल्यूट करने के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसा हमारा ट्राई कलर इंडियन फ्लैग। सो बात करते हैं हम आज इंडियन फ्लैग के बारे में। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमारी इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ होता है। देखो आजकल बहुत सारे फ्लैग हम देखने को मिलते हैं मार्केट में, प्लास्टिक के फ्लैग्स 5 रुपए 10 रुपए में बिकने वाले फ्लैग्स। लेकिन फ्लैग जो है, ओरिजिनल फ्लैग जो होते हैं, जो कि कहीं आप ऑफिशियल बिल्डिंग्स पर देखते हो या फिर इंडिपेंडेंस डे के दिन या फिर रिपब्लिक डे के दिन जो फ्लैग होस्ट होता है वो सिर्फ एक ही जगह से मैन्युफैक्चर होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे इंडियन फ्लैग को लेकर और उसके जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग के बारे में। अभी ये जो हिस्ट्री जो मैं आज बताने वाला हूँ लगभग आपने कभी ना कभी अपने स्कूल लाइफ में सुना ही होगा। तो बात करते हैं सबसे पहला, जो मेरे साइड में दिख रहा है आपको, सबसे पहला जो इंडियन फ्लैग था वो 1906 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले भी बहुत सारे अनऑफिशियल फ्लैग्स थे, लेकिन ये वाला जो फ्लैग था ये थोड़ा ऑफिशियल फ्लैग था, जो कि बनाया गया था बाय जो एक अपने हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके एक शिष्य ने ये फ्लैग बनाया था, जिसके अंदर वंदे मातरम लिखा गया था, जिसमें 3 कलर थे, हरा कलर, पीला कलर और लाल कलर। इसके अलग अलग अपने अपने कुछ न कुछ उसका वजूद था, इसके लिए वो फ्लैग में इंक्लूड किया गया था। फिर 1907 में ये जो फ्लैग चला ये 1 साल चला, इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए 1907 में, जो कि लहराया गया था जर्मनी में। आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री में देखा भी होगा, आपने डॉक्टर बीकाजी कामा के बारे में सुना होगा, जिन्होंने सबसे पहले विदेश में हमारा इंडियन फ्लैग लहराया था। यह फ्लैग भी कुछ साल तक आगे कंटिन्यू हुआ और फिर 1917 में जब होम रूल मूवमेंट हुआ था बाय लोकमान्य तिलक, उन्होंने एक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर यूनियन जैक था और 7 स्टार्स थे। सो ये फ्लैग जो था, जो हमारे लोकमान्य तिलक जी है और उनके साथ में एक पर्सन थे, इन्होंने ये फ्लैग इंट्रोड्यूस किया था। फिर बहुत से मूवमेंट हुई एंड 1921 में 1921 में महात्मा गांधी जी को लगा कि एक फ्लैग होना चाहिए जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो उन्होंने वेंकैया पिंगली इस नाम के एक युवक थे जिनको काम दिया गया और उनको बताया गया कि आपको एक फ्लैग डिजाइन करना है। सो उन्होंने एक फ्लैग डिजाइन किया जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 1921 में, जिसमें रेड कलर, ग्रीन कलर और व्हाइट कलर का इंक्लूजन था। उसके बाद 1931 में धीरे धीरे जो आज का हमारा इंडियन फ्लैग है उसका स्वरूप आने लगा 1931 में, जिसमें ट्राई कलर था लेकिन बीच में चरखा था। चरखा जो आपको पता है गांधी जी से रिलेट करता है, इसलिए वो चरखा उसके बीच में था। फिर 1947 में जो आज का हमारा इंडियन फ्लैग है, ओरिजिनल इंडियन फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ। 22 जुलाई 1947 को संविधान समिति ने ये फ्लैग पास किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये फ्लैग पास किया, जिसके अंदर 3 कलर थे, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर एंड ग्रीन कलर। इसका अपना अपना महत्व है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये जो फ्लैग आजकल हम देखते हैं वो बनाया था श्री पिंगली वेंकैया जी ने, जो कि कर्नाटक के एक छोटे से गांव से आते थे। उनको ये फ्लैग डिजाइन करने के लिए दिया गया था, जिन्हें फ्लैगमैन के नाम से भी आजकल पहचाना जाता है। सो थैंक्स टू देम जिन्होंने हमें एक फ्लैग दिया। और एक भारतीय होने के नाते मुझे आपको बोलना है, उन्होंने जो भी फ्लैग डिजाइन किया, जो भी संविधान समिति थी जिन्होंने फ्लैग पास किया, उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फ्लैग पास किया। क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया ये ऐसा देश है कि जिसमें बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो सारे रिलीजन्स को इसमें कवर किया गया है। महात्मा गांधी जी ने सारे रिलीजन्स को इसके अंदर स्थान दिया है। जैसे कि जो भगवा कलर है वो हिंदू को रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज कलर जिसको बोलते हैं, जो कि शौर्य का प्रतीक होता है। जो हरा कलर है वो मुस्लिम लोगों के लिए रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे जो ग्रीनरी है, हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको रिप्रेजेंट करता है।
और श्वेत कलर, व्हाइट कलर, जो अदर रिलीजन्स है जैसे कि हिंदू है, हिंदू नहीं, सिख है, ईसाई है, ऐसे बहुत सारे रिलीजन, बौद्ध है, जैन है, इनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अभी बहुत सारे रिलीजन्स है, मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इतने सारे रिलीजन्स अपने इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। वो सारे रिलीजन्स को सफेद कलर, श्वेत कलर ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि फ्लैग में हमारे जो भी अशोक चक्र है जिसमें 21 तिलियां होती है, वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। देन आगे हम बात करते हैं कि ये फ्लैग मैन्युफैक्चर कहाँ होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फ्लैग जो है, ऑफिशियल फ्लैग, वो एक पर्टिकुलर जगह से मैन्युफैक्चर होता है। उसके रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हम आगे प्ले करते हैं। We have all felt a sense of pride looking at the tricolor fluttering high up in the sky. But do we ever wonder where it was made or who made it? The Karnataka Khadi Gramodyog Samyukta Sangha in Bengeri village in Dharwad district is the only center for production of national flags in the country. The Khadi and Village Industries Commission has certified KKGSS as the sole manufacturer and supplier of the Indian flag to the entire country. The flags are made in conformation with the guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards (BIS). Making Indian flags involve following strict guidelines. अभी आपने देखा कि फ्लैग जो है मैन्युफैक्चर कहाँ होता है। अब मैं आप से बात करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे फ्लैग से रिलेटेड, या फिर क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे फ्लैग से रिलेटेड। तो सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं फ्लैग होस्टिंग के, वो है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री जी फ्लैग होस्ट करते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति फ्लैग होस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस मतलब साइज क्या होता है ऑफिशियल फ्लैग का, वो होता है 2:3 के रेशो में। अगर हम बात करते हैं बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट फ्लैग इन इंडिया, बिगेस्ट फ्लैग साइज में, साइज के हिसाब से सबसे बड़ा फ्लैग है दिल्ली के कैनॉट प्लेस में। और हाइट के बारे में अगर बात करें तो हाइट के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे लंबा फ्लैग जो है वो लहराया है। देन आगे हम बात करते हैं कि आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे ऑफिशियल बिल्डिंग्स के ऊपर और अलग अलग जगह के ऊपर फ्लैग होस्ट किए जाते हैं, लेकिन 2002 के पहले ये चीज नहीं होती। सो थैंक्स टू नवीन जिंदाल जी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने 2001 में एक PIL फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि हम भारतीय होने के नाते कभी भी हमारा फ्लैग होस्ट कर सकते हैं, वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उसकी इज्जत के बारे में सोचकर। ओके, सो 2002 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए एंड देन उसके बाद में हर इंडियन को राइट मिला कि वो फ्लैग होस्ट कर सकता है। देन आजकल हम देखते हैं कि टी शर्ट्स के ऊपर या अलग अलग चीजों के ऊपर इंडियन फ्लैग आपको दिखता है, लेकिन 2005 के पहले ये अलाउड नहीं था। 2005 के पहले आप फ्लैग को किसी भी कपड़े के ऊपर प्रिंट नहीं कर सकते थे, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट हुआ फ्लैग कोड के अंदर एंड वो अमेंडमेंट के बाद आपको वो प्रिंट करने का परमिशन मिला, लेकिन उसकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन करना जरूरी है। डिग्निटी और जो भी उसका आदर सम्मान है वो हमें करना जरूरी है एक भारतीय होने के नाते। और जो भी प्रिंट आप कराओगे वो कमर से ऊपर ही चाहिए, ये उसका प्रोटोकॉल है। देन हम बात करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे फ्लैग से रिलेटेड। 29 मई 1953 को शेरपा टेंजिंग नोर्गे ये सबसे पहले पर्सन थे, शेरपा थे, जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर हमारा इंडियन फ्लैग लेके गए 1953 में। माउंट एवरेस्ट यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जहां पर हमारा इंडियन फ्लैग लहराया था। उसके बाद स्पेस में हमारा जो इंडियन फ्लैग है सबसे पहले गया था 1971 के अपोलो 15 मिशन में, जो कि एक जॉइंट वेंचर था, जॉइंट मिशन था इंडिया और यूएस का। उसके बाद ये चीज तो आप सभी को पता होगी, राकेश शर्मा 1984 में स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने थे और उनके स्पेस सूट के ऊपर भी एक हमारा इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। सो फ्लैग स्पेस में भी जाकर आ चुका है। एक प्रोटोकॉल की बात करते हैं। जब कभी इंटरनेशनल समिट हमारे इंडिया में होता है तो अलग अलग देश के फ्लैग लगाए जाते हैं, लेकिन इंडिया का फ्लैग सबसे पहले वहां पर होता है और सबसे ऊंचा भी होता है। ये प्रोटोकॉल होता है।
इसके अलावा आप देखते होंगे कि बाहर के जो अलग अलग राजनेता लोग होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो इंडिया के टूर पे आते हैं, तो उनकी जो कार होती है वो कार में सामने आपको 2 झंडे दिखेंगे। सो हमेशा जब भी कोई बाहर का फॉरेन डेलीगेट इंडिया में आता है तो उनके कार में राइट साइड में इंडिया का फ्लैग होगा और लेफ्ट साइड में उनके कंट्री का फ्लैग होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई इंडियन राजनेता, पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं तो उनके कार में राइट साइड में उस कंट्री का झंडा होगा और लेफ्ट साइड में इंडिया का झंडा होगा। देन हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है और उसको आपको लहराना है तो उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फूल रख सकते हो। उसे वो प्रॉपर आयनिंग किया हुआ होना चाहिए, उसकी इस्त्री होनी चाहिए प्रॉपर। देन उसके बाद में उसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते, उसको खराब आप नहीं कर सकते हो। ये एक राष्ट्रीय गुनाह कहलाया जाता है। और एक बात, सिंस 2009 हमारा जो इंडियन फ्लैग था वो हम रात में भी लहरा सकते हैं, बट 2009 से पहले वो चीज नहीं थी। 2009 में अमेंडमेंट हुआ तो देन ये एक्ट पास किया गया कि आप रात में भी फ्लैग होस्ट कर सकते हो, लहरा सकते हो। लेकिन उसके लिए भी एक रूल है कि प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए और प्रॉपर हाइट के ऊपर हमारा फ्लैग होना चाहिए। अगर प्रॉपर हाइट पर नहीं होगा तो वो एक गलत चीज होगी एंड उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग अलग फ्लैग्स के बारे में। जैसे कि इंडिया में भी अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग फोर्सेस के या फिर अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके खुद के फ्लैग्स होते हैं, लेकिन सभी फ्लैग्स में ऊपर इंडिया का फ्लैग होना बहुत जरूरी होता है। ये आप जैसे मेरे बाजू में देख रहे हो कि इंडियन आर्मी का, नेवी का अलग अलग फ्लैग्स आपको दिख रहे होंगे, बट उन सब में इंडियन फ्लैग ये सबसे ऊपर है राइट कॉर्नर में। देन हम बात करते हैं जो भी इंडियन फ्लैग होता है, अगर किसी बड़े नेता की या प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो हमारे जो राष्ट्रपति है वो पूरे इंडिया का शोक जाहिर करते हैं। तो ऐसे समय जो बड़े बड़े ऑफिशियल बिल्डिंग्स होते हैं उसका फ्लैग जो है वो आधा नीचे किया जाता है। लेकिन अगर ये शोक जो भी पीरियड है वो नेशनल फ्लैग वीक दैट इज 6 अप्रैल टू 13 अप्रैल या फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर के बीच में आता है तो ऐसा नहीं होता। देन हम बात करेंगे कि ये चीज तो आप सब लोग देखते भी होंगे आजकल टीवीज में वगैरह वगैरह कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पॉलिटिशियन और सोल्जर, उनकी जो डेथ बॉडी होती है या फिर उनका जो कॉफिन होता है उसको इंडियन फ्लैग में लपेटा जाता है। ये उनके प्रति एक सम्मान की भावना दिखाने का एक जरिया है, क्योंकि उन्होंने इस फ्लैग का जतन करने के लिए ही अपने प्राण दिए हुए होते हैं। सो इसीलिए ये फ्लैग उनके कॉफिन को लपेटा जाता है और एट द एंड उनके फैमिली को ये फ्लैग दिया जाता है। दोस्तों मैं एक चीज और बताऊंगा कि फ्लैग फोल्ड करने का भी प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ समय के जो भी है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, इसके वजह से हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। लेकिन एक चीज जो कि मैं सबको पॉइंट आउट करके बोलना चाहूंगा कि देखो इतना सब कुछ है, फ्लैग के बारे में हम सोचते हैं, हमारे देश में हमारे मन में बहुत अच्छी भावना है, लेकिन रियलिटी क्या है? आजकल हम देखते हैं प्लास्टिक का फ्लैग परचेस करते हैं एंड देन उसको दूसरे दिन, हमारी जो देशभक्ति सिर्फ एक दिन होती है, दूसरे दिन उसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ऐसा मत करो। अगर आप उसको संभाल नहीं सकते हो, आप उसकी डिग्निटी मेंटेन नहीं कर सकते हो तो परचेस भी मत करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि उसको बचाने के लिए, इंडियन फ्लैग को, उसकी इज्जत बचाने के लिए बहुत से लोग आज बॉर्डर पर अपनी जान भी दे रहे हैं। सो मेरा बोलना इतना ही है कि आप प्रॉपर अपने फ्लैग का इज्जत करो एंड प्रॉपर डिग्निटी के साथ उसके साथ व्यवहार करो, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। अब हम शिफ्ट करेंगे साबू मैम की तरफ जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Hello friends, good morning. On 15th August, we are celebrating Independence Day, our national festival. I am Snehal Sabu and I am going to give you the topic कि after independence हमने अभी तक क्या क्या किया, a rising India. So yes guys, अपन अभी हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या देखा हमने देखा स्पीड, हमने देखा स्केल, हमने देखा ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया,
ट्रांसफॉर्म मतलब कि एक रिफॉर्म आया 1991 का, और उससे इंडिया का जो एक नजरिया था लोगों का, पूरी दुनिया का देखने का नजरिया, वो चेंज हुआ। ठीक है, और इसीलिए आज हम देखेंगे टॉपिक वाइज कि हमने क्या क्या चेंजेस देखे। हमने देखा डेवलपमेंट रीचिंग द पुअरेस्ट एंश्योरिंग बेटर लाइफ फॉर ऑल। इसका मतलब कि बहुत सारे गरीब लोगों को आज बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि गैस का सुविधा दी जा रहा है, सब्सिडी दिया गया है, कहीं कहीं पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फ्री में गैस दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा जन धन योजना सर्विंग द बैंकिंग नीड्स ऑफ द अनबैंक्ड। हमने ये भी देखा कि जब न्यू गवर्नमेंट आई थी 2014 में, ठीक है, तो वो टाइम पर एक ही सबसे पहला किया गया था कि द प्राइम मिनिस्टर सेड टू ओपन अकाउंट्स फॉर ऑल। ठीक है, तो जो लोगों को पता नहीं था कि बैंकिंग कैसा वर्क करता है, उन्होंने भी अपना अकाउंट खोला और उन्होंने भी अपना अकाउंट में कुछ पैसे जमा किए। ठीक है, नेक्स्ट इज जन सुरक्षा योजना गिव इंश्योरेंस। आज देखो, आज कोविड का हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो लोग इससे सफर कर रहे हैं, ठीक है, उनको मेडिकल के बिल्स अराउंड 2 to 3 लाख आ रहे हैं। ठीक है, बट अब हमने पहले ही ये रूल लाया था गवर्नमेंट ने कि आपको गवर्नमेंट इंश्योरेंस देगा, वो भी एक मिनिमम कॉस्ट ऑफ 1200, जिससे आपको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग, हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग बहुत बड़ा एक स्टेप है बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन। हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 4 लाख टॉयलेट्स विलेज एरियाज में बनाए गए हैं बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर मोर देन 80 करोड़ पीपल। यस, कोविड में भी हमने देखा कि कहीं पर भी फूड का प्रोडक्शन और मेडिकल का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ था, ऐसे स्टेज पर भी हमने देखा कि प्रोडक्शन चालू था। और यस, 80% लोगों का भी हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सबको खाने पीने के लिए एटलीस्ट मिले, इसलिए राशन की दुकान को भी बहुत ज्यादा हम सब्सिडाइज रेट्स में वीट फ्लावर दे रहे हैं, वीट दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, एक्सेट्रा। फिर हमने देखा नेक्स्ट कि यहाँ पर हमने देखा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरिंग इन अकाउंट, जैसे कि अब बहुत सारे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट 2000 रुपीज मंथली उनके इसमें डिपॉजिट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि स्टेप लिया गया है बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज जो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं वहां पर बहुत सारी सुविधाएं नई लाई गई है। ठीक है, पोस्टमैन की जो इंक्रीमेंट है, पोस्टमैन की जो काम के लिए जो इंक्रीमेंट है, उस पर भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। हम रिकरिंगली हम पैसे भी जमा कर सकते हैं पोस्ट में, जहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ एश्योर्ड इंटरेस्ट रेट्स भी मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट फॉर ऑल इन फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज जन धन योजना। 12 रुपए में आप 2 लाख का इंश्योरेंस निकाल सकते हो गाइस। ओनली 12 रुपीज ईयरली कैन गिव यू 2 लाख इंश्योरेंस, जो कि एक नॉर्मल पुअर फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू इंडिया। आज आप देखते हो कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और मेकिंग गुड रिलेशंस विद देम, नॉट ओनली फॉर ट्रेड बट ऑल्सो फॉर इमोशनल अटैचमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन वी आर फेसिंग एनी स्कैरसिटी। हम जब कुछ फेस करते हैं कि कुछ आपत्ति आती है, जैसे अर्थक्वेक है, तो रिलेशंस रहने के वजह से बहुत लोग हमें हेल्प भी करते हैं। तो ये काम किया है द प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, दैट इज द वर्ल्ड सी अ न्यू इंडिया नाउ। The next, India becomes a global growth engine. Yes, आज की डेट में 200 companies are ready to set up in India to start their own business because they find that जहाँ पर developing phase होता है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा growth होता है। Next हमने देखा कि योगा, देखो 21 जून को, ठीक है, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और ये किसने सेटअप किया? बाय द करंट इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक इनिशिएटिव है कि हम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, हमारे एक स्टेप से रिकॉग्नाइज हो रहे हैं हम एक स्टेप से। ठीक है, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज इंडिया लीड्स द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेटिक चेंज। यस, हमने बहुत बड़ा स्टेप भी लिया है क्लाइमेटिक चेंज है, जहां पर हमने देखा है कि हमने सोलर एनर्जी को कैसे ज्यादा यूटिलाइज करें, हम इंजन्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी स्टेप है। और इसके लिए हम जो भी ग्लोबल मीट होती है वहां पर हम हमेशा ये चीज के लिए हम समर्थन देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज हमने देखा प्रोटेक्टिंग मदरलैंड।
लार्जेस्ट मिलिट्री डिफेंस इन द वर्ल्ड, हमारे सबसे थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, ये भी आफ्टर इंडिपेंडेंस। गाइस हमारे इंडिपेंडेंस को बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ एज कंपेयर टू यूएस, बट ये देखो आज हम डिफेंस में थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि न्यू इंडिया में हमने देखा कि मेक इन इंडिया, आज हम जो भी देख रहे हैं, हमने 100 चाइनीज एप्स बॉयकॉट किए, उससे कुछ फर्क गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है। हमको अभी क्या चाहिए कि वी शुड मेक इन इंडिया एंड वी शुड मेड इंडिया, ठीक है। ये दोनों भी गाइस, ये जो दोनों भी टैगलाइंस है आज बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू मिशन दैट इज राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस कि कैसे जय विज्ञान, मतलब कि साइंटिस्ट का जो हमने देखा था मंगल पे पहला सैटेलाइट जाने वाले इंडिया ही है, और ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें भी किया है, ठीक है। और इससे हमारा रिकॉग्निशन और गुडविल काफी बड़ा है वर्ल्ड में, पूरे रिकॉग्निशन एंड गुडविल वर्ल्ड में काफी कुछ बड़ा है। नेक्स्ट इज इंडिया लीडिंग द ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि हमको जो एनर्जी है उसको बार बार हम रिकरिंग करते रहे, और इंडिया इज नाउ अ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री, ठीक है। सबसे ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी करते हैं, जहां पर वेस्ट को लेकर भी हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, स्क्रैप को लेकर भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और रीयूजेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने एक और सेक्टर में किया है कि फार्मर्स को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि फार्मर्स सबसे पहले तो हम एग्रीन इकोनॉमी है और ये हमको हमारा बेस भूलना नहीं है। इसलिए जब हमारा जय जवान अच्छा, जय किसान अच्छा होगा तो ही जय जवान सरहद पे लड़ पाएगा। इसलिए फार्मर्स को हम बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, और नाबार्ड जैसी बैंक है जो फार्मर्स को फाइनेंसिंग करवाती है और स्मॉल फार्मर्स को भी हेल्प करती है उनके गुड्स को और उनके ग्रेन्स को बेचने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि युवा शक्ति ट्रांसफॉर्मिंग स्किल इंडिया, हमने देखा था स्किल इंडिया, और हमने देखा है कि स्किल इंडिया के तहत बहुत लोगों को एजुकेशन फ्री में मिल रहा है स्किल इंडिया के लिए, और जो लोग नहीं पढ़ पाए एट एनी एज यू कैन डू स्किल इंडिया एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस और योर ओन जॉब एट एनी एज। नेक्स्ट इज हमने देखा कि कैसे मदर्स को फेलिसिटेट किया गया है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बाय मैनेजिंग द होम, बाय मैनेजिंग द जॉब, बाय मैनेजिंग द एजुकेशन एवरीथिंग, तो उनको भी हमने फेलिसिटेट किया है। उसके बाद हमने देखा है इजी एक्सेसिबल, जैसे कि बहुत जो लोग ऑर्फन्स होते हैं उनके लिए एक अलग सुविधा हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास बनाई गई है, हॉस्पिटल्स में बनाई गई है, एजुकेशन सेक्टर में बनाई गई है, ताकि उनको भी आउटडेटेड ना लगे या फिर उनको आइसोलेटेड ना लगे। नेक्स्ट हमने देखा है बिल्डिंग अ हेल्दी इंडिया, यस ये बहुत जरूरी है। आज सबसे बड़ा जो कैंसर हॉस्पिटल है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया में है, दैट इज टाटा मेमोरियल, ठीक है। डायबिटीज का सबसे बड़ा इशू पूरे वर्ल्ड में हमारे ही कंट्री में है, उसका भी हमने बहुत आसान तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर हमने उसे इरेडिकेट किया है, तो ये बहुत हेल्थ पे भी हमने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का आप देख रहे हो, हर जगह पे देखो कि रोड्स के काम चालू है, हर जगह पे फ्लाईओवर्स के काम चालू है, हर जगह पे रेल लाइंस चालू है, एयरपोर्ट्स को अच्छा बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसको हम जब डेवलप करेंगे, इवन मुंबई, इवन इन कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो बन रही है, तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द न्यू इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। आज कोई भी अगर आप पहला घर खरीद रहे हो गाइस, तो आपको 2,67,000 रुपीज दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, और वो सब्सिडाइज हो जाता है, मतलब कि आप जितनी कॉस्ट में लोगे उतने कॉस्ट में से 2,67,000 कट हो जाएगा, ये भी गवर्नमेंट दे रही है गाइस। दिस इज न्यू इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, हर जगह पर हम ग्रोथ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं एजुकेशन में ग्रोथ, हेल्थ में ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ, बैंकिंग सर्विसेज में ग्रोथ, प्रोडक्शन में ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ, क्योंकि एग्रीकल्चर पे तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो टैक्स फ्री एग्रीकल्चर देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडिया becomes a global engine now. Yes, everyone wants to invest in Indian economy just because we have maintained a very good rapport with every country. Today, by maintaining a very good rapport, our country will not be isolated in case of any crisis. ठीक है। नेक्स्ट, दिस हैज इंक्रीज द रूपी वैल्यू, और ये पॉसिबल हुआ है ऑनेस्टी
transparency, corruption free, and even enhancing new skills and talent. Next हम देखेंगे कि हम हर एक मिडिल क्लास को, पुअर क्लास को और अपर क्लास हो, सबको हमने कहीं ना कहीं प्लानिंग में इन्वॉल्व किया है, बजट में इन्वॉल्व किया है, और ये कुछ मैं आपको समअप कर सकती हूँ कि न्यू इंडिया में क्या क्या हुआ है। इसके अलावा बहुत कुछ है गाइस, ठीक है, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि ये न्यू इंडिया अगले 10 साल में आपके लिए और नए और बहुत ही अनइमेजिनेबल चेंजेस भी देखने हमें मिलेंगे। दिस इज न्यू इंडिया, and yes guys, everyone, happy Independence Day, enjoy the festival, thank you very much.